ऑलराइट, आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और हमारी किताब में इसको काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से आर्टिकल नेम दिया गया है। अ, जो मैंने आपको बुक सेंड की है, ये वाला वर्जन, इसमें पेज नंबर 239 पर है। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम? लेट अस स्टार्ट। ठीक है, in chapter 3 we when we applied a net external force, a net external force to a body, the body accelerates according to Newton's second law. Okay, if we apply that force over a minute interval of distance, the velocity of body changes from initial velocity to a final velocity. ये सारी हमें बातें पता है कि अगर किसी चीज पर फोर्स, सॉरी, किसी चीज पर फोर्स लगाई जाए तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स जो है अगर किसी खास दूरी तक लगती रहे तो उस फोर्स के जरिए उस बॉडी की पोजीशन में तब्दीली आती है। और जो वेलोसिटी चेंज होता है वो वी आई से वी एफ तक होता है। अ, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट तरीके से इसको बयान करने की कोशिश की। फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बजाय हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको हम मैकेनिक्स की जुबान में एक को फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स कहते हैं और दूसरे को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो ये दोनों जो हैं बड़े काम आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये हम पर होता है, कई बार हम फोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करके सवाल हल करना चाहते हैं, और कई बार हम एनर्जी का कंसेप्ट इस्तेमाल करके सवाल हल करना चाहते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑब्वियसली वर्क और एनर्जी को बयान करेगा। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं। फर्ज करते हैं कि एक जिस्म पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, acting on a body. For the time being, we will make one simplifying assumption. We assume that only constant forces act on the body. ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत सारी फोर्सेस एक जिस्म पर लग रही हैं और बहुत सारी फोर्सेस जो है वो कांस्टेंट है। सो जो वर्क निकालना है हमें पता है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। ठीक है, ये देखिए, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और एफ नेट डॉट एस इसलिए लिखा है क्योंकि हम नेट फोर्स जानना चाह रहे हैं। नेट फोर्स क्या है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं तो द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स। ठीक है, सो वर्क, नेट वर्क वुड बी इक्वल टू एफ नेट डॉट एस। ठीक है, दिस इज ऑन द बॉडी एंड इट मूव्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके, हमारे पास एक बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उनके जरिए से वर्क निकालने के दो तरीके हैं कि हम पहले सारी फोर्सेस को ऐड कर लें, और जो टोटल फोर्स आएगी उसको हम नेट फोर्स कह लेंगे, और उस पर से फिर हम नेटवर्क निकाल लेंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम हर फोर्स के लिए अलग से वर्क निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, F1 के लिए जो वर्क आएगा वो W1, F2 के लिए जो वर्क आएगा वो W2, और इसी तरह W3, W4, W5। तो फिर एंड पे जो हमारा नेटवर्क होगा वो होगा बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। सारे वर्क्स को ऐड अप कर लिया जाए तो हमारे पास नेट वर्क आ जाएगा। ठीक है, these two methods give identical result। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा वर्क, कौन सा मेथड यूज करते हैं, दोनों तरीकों से जवाब एक ही आएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ as the this net force according to Newton's second law, F net is equals to ma। ठीक है, हमने फोर्स निकाल ली, टोटल फोर्स। as the body moves through displacement as this net force causes its velocity to change। ठीक है, vi से vf तक velocity change हो जाएगी,
वो कांस्टेंट फोर्सेस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऐसी बात है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। सो वी कैन यूज द रिलेशनशिप्स। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन ओवर चेंज इन टाइम। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल टू मूव थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस। कंबाइनिंग इक्वेशन दिस, तो हमारे पास ये हो गया एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो वो दोनों हमें बातें पता है, ठीक है। So average velocity is equals to s over delta t, that is equals to 1 over 2 vi plus vf. We therefore say that total work is equals to f naught dot s is equals to f naught की जगह पर लिख सकते हैं m a, और फिर a की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और s की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द डॉट प्रोडक्ट्स वी हैव। अच्छा आप देखिए इन इस सारे में m स्केलर है, डेल्टा टी स्केलर है, 2 स्केलर है, डेल्टा टी और डेल्टा टी तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों जो ब्रैकेट्स के दरमियान मौजूद है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान होता है, स्केलर्स के दरमियान नहीं होता। तो हम m को वैसे सेपरेटली लिख देंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि वी एफ और ये दोनों एक प्लस वाला एक माइनस वाला तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, नो। वो चीज जो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो होती है वो स्केलर के लिए एक्ट करती है। इसमें क्या एक्ट करती है, लेट अस सी। हमने क्या किया, वी एफ डॉट वी आई प्लस वी एफ डॉट वी एफ माइनस वी आई डॉट वी आई माइनस वी आई डॉट वी एफ, ठीक है। One of the properties of dot products of any two vector is that the outer of vector does not matter. अब जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो होते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब वी एफ डॉट वी आई इज इक्वल टू वी आई डॉट वी एफ, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये देखिए ये दोनों सेम है, ये वी एफ डॉट वी आई है और ये वी आई डॉट वी एफ है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, वी एफ डॉट वी एफ माइनस वी आई डॉट वी आई। अब हमें ये भी पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर करके, वी एफ डॉट वी एफ इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। इसी तरह वी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया, वी एफ डॉट वी एफ इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर एंड वी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, ठीक है। मेकिंग दीज सब्सटीट्यूशंस, अब इन सारों को इसमें वापस पुट कर दे, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर, ठीक है। वी डिफाइन द क्वांटिटी 1/2 एम वी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, इस बात से हम वाकिफ हैं, ये हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें 1/2 एम वी स्क्वायर अगर काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2 एम वी एफ स्क्वायर जो होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह 1/2 एम वी आई स्क्वायर जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हैज द सेम डायमेंशन एज वर्क, ठीक है। जाहिर सी बात है एनर्जी और वर्क के यूनिट्स भी सेम होते हैं और उनकी डायमेंशंस भी सेम होती है, इस बात से हम वाकिफ है। and we measure it in the same units as work joule, ठीक है। okay, uh, because kinetic energy is a scalar quantity, there is no direction associated with kinetic energy and it has no components, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जाहिर सी बात है स्केलर क्वांटिटी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नोट ऑल्सो दैट अनलाइक वर्क काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ये देखें, के आई हो गया 1/2 एम वी आई स्क्वायर और के एफ हो गया 1/2 एम वी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास नेटवर्क हो जाएगा के एफ माइनस के आई, मतलब
डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन आ गई, द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी जिस्म पर किया जाने वाला वर्क बराबर होता है उस जिस्म में आने वाली काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये जानना क्यों जरूरी है? अब फर्ज करें कि आपके पास एक गेंद है, फुटबॉल है, जो कि रोल कर रहा है। ठीक है, और आपने उसको रोके बगैर उसको रोल करते हुए को किक करना है। ठीक है, तो गौर करें, जब तक आपने किक नहीं किया उससे पहले भी बॉल रोल कर रहा है, इसका मतलब है उससे पहले भी उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही आपने उसको किक किया, वो ज्यादा तेजी से रोल करेगा या फ्लाई करेगा, जिस तरह से भी वो आपने उसको किक किया है। तो आपके किक करने से बेसिकली हुआ क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ज्यादा हो गई। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने उस बॉल पर कितना वर्क किया, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप उसके किक करने से पहले की काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और किक करने के बाद की काइनेटिक एनर्जी का निकाल लें, उन दोनों को माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल वर्क कितना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी अप्रोच टू फाइंड आउट द वर्क, और इस थ्योरम को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कहा यह गया कि although we have derived the work energy theorem for constant works, it holds in general for non-constant forces as well। हमने अभी जो निकाला था वो constant forces के लिए निकाला था। अगर constant forces ना भी हों, अगर नॉन कांस्टेंट फोर्सेस हो, उनके लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड करता है। ठीक है, like Newton's second law, which we used in its derivation, the work energy theorem applies only to particles or to bodies that behave like particles. This restriction is discussed in great detail at the end of this section. The work energy theorem is similar in form to the impulse momentum theorem. सना अम्मा एक मिनट चुप तो करो क्या बड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बराबर होता है। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की क्या से मतलब क्या है? इम्पल्स हमने पढ़ा था कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इम्पल्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू impulse is equal to change in momentum. Final momentum minus initial momentum is equals to impulse, even though one deals with scalar quantities and other with vector quantities। हालांकि एक जो है वो स्केलर, वर्क एनर्जी में वर्क भी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है, और इम्पल्स मोमेंटम में इम्पल्स भी वेक्टर है और मोमेंटम भी मोमेंटम है। ठीक है, kinetic energy is one of the many forms of energy can be associated with a body. Usually a form of energy is associated with a state or condition of a body. It's a state of motion. Okay, that is it for चलिए जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम मैं देख लेता हूँ। हाँ, The following calculation gives a proof of equation। अच्छा, अब हमने प्रूफ करके देखना है कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का जनरल प्रूफ क्या है। ठीक है, सो दिस इज द जनरल प्रूफ। ओके, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक फोर्स है एफ नेट, एक्स रिप्रेजेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। द नेट वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ बॉडी इज डब्ल्यू नेट एफ डी एक्स। ठीक है, अब देखें कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट फोर्स, पहले जो हमने प्रूफ किया है वो कांस्टेंट फोर्सेस के लिए, मतलब फोर्स चेंज ना हो रही हो। अब हम फर्ज करते हैं कि फोर्स जो है वो नॉन कांस्टेंट हो, वेरिएबल फोर्स हो, जैसा कि हमने पहले किया भी था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, उसके जरिए वर्क कितना होगा? जाहिर सी बात है कि हम इंटीग्रेट करेंगे। एफ नेट हमारी फोर्स है, डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है।
के लिए हमने लिखा है, और इंटीग्रेट हमने इसलिए किया ताकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको प्लस कर दें, ठीक है। बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस विद लोकेशन एंड लोकेशन चेंजेस विद टाइम, वी कैन यूज द चेन रूल टू कैलकुलेट, राइट, dvx over dt is equals to dv over dx multiplied by dx dt। अब देखें, हमने कहा था कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है डिफरेंट पोजीशन पे, और डिफरेंट पोजीशंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम dvx over dt को लिख सकते हैं चेन रूल इस्तेमाल करते हुए dv over dx मल्टीप्लाई बाय dx over dt। ये चेन रूल है, इस बात से सब लोग वाकिफ होंगे। द नेट फोर्स कैन बी रिटन एज, फोर्स बराबर होती है एम ए के, वी नो एम और ए एक्सेलरेशन बराबर होती है dv over dx, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बजाय हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। एम वैसे ही एक्सेलरेशन की बजाय dv over dt। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dv over dx मल्टीप्लाई बाय dx over dt, ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था इस चेन रूल के जरिए, ठीक है, dvx over dt। सो हमारे पास ये देखें dx over dt बराबर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। सो m dvx over dx मल्टीप्लाई बाय vx, या इसको हम लिख सकते हैं mvx dvx dv over dx, ठीक है। तो हम पुट कर दें एफ नेट की जगह पर इस पूरी वैल्यू को पुट कर दें, तो mvx dv over dx 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 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इंटेग्रल जो है v अब वो dx की बजाय dv पर आ गया, ठीक है। द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज नाउ द वेलोसिटी vx, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अब इंटीग्रेशन अब dx पर नहीं बल्कि dvx पर हो रही है। लेट अस इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी vix टू फाइनल वेलोसिटी vfx, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा v, और v की इंटीग्रेशन होती है v स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। वी स्क्वायर ओवर 2, उसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाए तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं तो देखिए 1/2 एम वी एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई एक्स स्क्वायर। तो देखिए जो हमने पहले किया था उसी के बराबर आ गया हमारे पास फिर से, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर निकाली थी 11.22, ये इक्वेशन हमने निकाली थी तब जब फोर्स कांस्टेंट हो। और अभी जो हमने ये जनरल प्रूफ किया है, जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमने क्या है कि अगर फोर्स वेरिएबल भी हो, फोर्स चेंज हो रही हो, फिर भी हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड करता है। तो दोनों का सेम जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों के लिए होल्ड करता है, ठीक है।